गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी हम लूसेंट साइंस और एनसीईआरटी साइंस का अध्ययन करा रहे हैं। जो आने वाली परीक्षाएं जैसे सीडीएस, एनडीए, असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें विज्ञान आती है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज का कोटेज देख लेते हैं। कोटेज में क्या लिखा है? जागो उठो, उठो जागो बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। अब आप ये सोचिए कि उठो जागो और बढ़ो मीन्स ऐसा कि आप उठिए, जागिए और आगे बढ़ते जाइए जब तक कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जा सकता। जैसे ही आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो आप अपने आप रुक जाएंगे। लेकिन आपका काम क्या है? अपना कर्म करना। आप अपना कर्म कीजिए। अपना आप अगर कर्म करेंगे तो आपको अपना उसका कर्म का फल जरूर मिलेगा। इसीलिए कह रहे हैं उठो जागो बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ऐसा हमने नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक, तो कोई भी व्यक्ति कहे थोड़ी उसकी बात को गौर करना पड़ता है। अगर आप उसको गौर करके चलेंगे तो आप लाइफ में जरूर आगे बढ़ेंगे। तो हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। क्या है आज का लेक्चर? ठीक है, ये देखिए सबसे पहले लिखा है एनसीईआरटी स्पेशल साइंस बाय मुकुल सर। तो आज आप लोगों को मैंने बताया कि मैं कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी है ये। इसका थोड़ा थोड़ा मैं विश्लेषण कराता चलता हूँ आप लोगों को। तो देखिए इसका विश्लेषण है अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सबसे बड़ी बात, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक ना, इसको ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी ये 7वीं की बुक है। जब आप 10वीं में आएंगे तो 10वीं में डीपली पढ़ाया जाएगा कि लुइस के अनुसार कैसा है, ब्रांच स्टेडियम लॉरी के अनुसार अम्ल की परिभाषा कैसी है, वो हम 7वीं में पढ़े और 10वीं में आएंगे 9वीं में जब पढ़ेंगे। ठीक ना, तो अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। अब इसको ध्यान रखना। ये अब देखिए दूसरा आता है क्षार। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वा होते हैं। तीसरा आता है उदासीन विलयन। उदासीन विलयन वह विलयन होता है जिसमें ना अम्ल का कोई प्रभाव पड़ता है ना कोई क्षार का प्रभाव पड़ता है। अब आते हैं लवण। लवण क्या कहलाते हैं? नमक को लवण कहते हैं। काय को कहते हैं? नमक। क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। अब आता है अम्लीय वर्षा। जो अम्लीय गैसें होती हैं अम्लीय पदार्थों से, अम्लीय पदार्थ बाष्प बनकर, अम्लीय पदार्थ बाष्प बनकर पृथ्वी के वायुमंडल में चले जाते हैं। जो वायुमंडल में चले जाते हैं, जो पृथ्वी पर वर्षा करने वाले बादलों के साथ क्रिया करके अम्लीय वर्षा करते हैं। ठीक ना, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? और अब सबसे पहले मालूम होना चाहिए आपको परिवर्तन क्या होता है। तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें नया पदार्थ नहीं बनता है। इसको ध्यान रखना है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? जैसे बर्फ है, बर्फ अपने आप क्या बन जाएगी? वापस पानी बन जाएगी। अब दूसरा आता है रासायनिक परिवर्तन। यहाँ तो नहीं लिखा, बता दे, जंग लगना लिखा है। तो अब जंग क्या होता है? लोहे की जल तथा ऑक्सीजन की क्रिया के कारण उसका वजन बढ़ जाना या फिर उसमें एक परत जम जाना क्या कहलाती है? जंग कहलाती है। जंग का फॉर्मूला देख लीजिए, लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस जल इक्वल टू जंग। जंग का फॉर्मूला है Fe2O3। याद रखना है, यह आता है जंग का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। अब ये क्वेश्चन ये आता है, जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, या बराबर रहता है, या कुछ नहीं होता? तो क्या होता है? बढ़ जाता है। लोहे में जब भी जंग लगेगी तो उसका भार में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसको ध्यान रखना है। थोड़ा मैं जो लिख रहा नहीं हूँ उसको बोलता जाता हूँ। ठीक ना, अब देखिए रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक लिखा गया, रासायनिक है। ठीक ना, तो रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें एक नया पदार्थ बनता है। ठीक ना, इसको ध्यान रखना है। अब हाँ, अब देख लीजिए थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ आपको यहाँ स्लाइड लगा दी थी, थोड़े थोड़े टेक्स्ट लगाए हैं कि एसिटिक अम्ल काय में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल काय में पाया जाता है? चींटी के डंक में। साइट्रिक अम्ल काय में पाया जाता है? नींबू के फल में और संतरा और नींबू में या खट्टे पदार्थ में। और लैक्टिक अम्ल काय में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल काय में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। एस्कार्बिक अम्ल काय में पाया जाता है? विटामिन सी, आंवला और सिट्रस फल में। और टार्ट्रिक अम्ल काय में पाया जाता है? अंगूर या इमली में। ठीक, अब ये देखिए क्षारक का नाम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड काय में पाया जाता है? चूने के पानी में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड काय में पाया जाता है? खिड़की के कांच आदि में साफ करने हैं उसमें मार्जक में। और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड काय में पाया जाता है? साबुन में। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड काय में पाया जाता है? दूध या मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। ठीक ना, इसको थोड़ा आपको अच्छे से लिखते जाना है और याद कर लेना। ऐसा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है? तो काय में पाया जाता है? सिरका में। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन भी बता दिया मैंने। अब देखिए जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो उनमें क्या क्या परिवर्तन हो जाता है देख लीजिए। तो ऊष्मा एवं प्रकाश अथवा किसी प्रकार का विकिरण उसमें उत्पन्न हो जाता है।
या ध्वनि उत्पन्न होती है, या गंध की परिवर्तन उत्पन्न होता है, या फिर रंग में परिवर्तन हो जाता है, या किसी गैस का बनना होता है। जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो गैस बन जाती है या फिर रंग परिवर्तन हो जाता है। जैसे सोडियम को आप पानी में डालेंगे तुरंत फट से जल जाएगा, ठीक ना। अब मैंने आपको जंग लगने की प्रक्रिया को समझाई है। अब जंग लगने की प्रक्रिया में उसका फॉर्मूला क्या होता है, लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस जल बराबर जंग, माने कि Fe प्लस O2 प्लस H2O इक्वल टू Fe2O3, ठीक ना। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल दोनों उपस्थित होना अनिवार्य है, इसको विशेष ध्यान रखना है, ठीक ना। अब भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। भस्म मीन्स क्या होता है, क्षार। अब नया पदार्थ बनाती है जिसमें इस समीकरण द्वारा समझ सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस जल माने H2O बराबर कितना होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए मैंने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी की अभिक्रिया को समझाया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी, कार्बन डाइऑक्साइड बराबर CO2 प्लस चूने का पानी CaOH2 का होल ट्वाइस बराबर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O, ठीक ना, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए जंग लगने की प्रक्रिया में समझा चुका हूँ। अब थोड़ा आप देख लीजिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब देख लीजिए थोड़ा, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आ जाएगा तो क्या है, CuSO4, इसे नीला तोता भी कहते हैं। लोहा 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 को जब और कॉपर सल्फाइड को जोड़ेंगे तो उनमें क्या बनेगा, आयरन सल्फेट विलयन, FeSO4 हरा और कॉपर भूरा निक्षेप बनेगा, ठीक ना। अब आपको क्या करना है, इनको समीकरणों को लिख लेना है अपने रजिस्टर में और याद करना है। मैंने तो आपको पढ़ा दिया है, अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। तो गलनांक एवं क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके पहले हम दाब पढ़ चुके हैं एनसी उसमें लूसेंट साइंस में। तो अब इसमें देखिए गलनांक और क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो गलनांक पर ताप का प्रभाव गर्म करने पर जिन पदार्थों का आधार बढ़ता है, क्या लिखा है, जिन पदार्थों को गर्म करने पर आधार बढ़ता है उनका गलनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये देखिए यहाँ थोड़ा लिखा गया, गलत लिखा गया है। क्या लिखा है इधर, तब उनका आधार, ये लिखा है जिन पदार्थों का घनत्व बढ़ता है तब उनका गलनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जैसे मोम और घी। इसको ध्यान रखना है, लिख दे रहे, ये गलत लिखा है, ठीक ना, ये गलत लिखा है, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद अब दूसरा आता है, जिन पदार्थों को गर्म करने पर उनका आयतन क्या होता है, कम होता है, उनका दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको बस अच्छे से थोड़ा देख लेना, और कुछ नहीं है, मैं एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ आपको कि जिन भी पदार्थों को, क्या लिखा है, जिन पदार्थों पर, आप सबसे पहले अच्छे देख लेना कि कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है। रिवीजन करवा दे रहा हूँ दोबारा, देखिए। तो अब लिखा है इसमें, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, क्या बढ़ता है, आयतन, क्या बढ़ता है, आयतन, देख लीजिए, आयतन बढ़ता है, क्या बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, उनका दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, ठीक ना। जिनका आयतन बढ़ेगा तो उनका दाब भी के गलनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ जिनका आयतन कम होगा उनका दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाएगा, ठीक ना। जैसे बर्फ है, क्या है, बर्फ। अब 2 मिनट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने बताया कि जिन पदार्थों का आयतन दाब बढ़ाने से घटता है उनका दाब बढ़ाने से गलनांक भी घटेगा। अब देखिए गलनांक पर तो आपने समझ लिया कि दाब बढ़ाने पर गलनांक का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देख लीजिए थोड़ा क्वथनांक पर। तो क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खुली सतह पर दाब बढ़ाने से द्रव्य का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे आपको मालूम है कि जितना बड़ा गंजा होगा उसमें उतनी ज़्यादा वाष्प निकलेगी, ठीक ना। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, यदि वायुमंडलीय दाब को दोगुना कर दिया जाए तो जल का क्वथनांक 125 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्वेश्चन आ सकता है ये कि यदि वायुमंडलीय दाब को दोगुना कर दिया जाए तो इसका क्वथनांक कितना होगा, तो 125 डिग्री सेल्सियस। अब बढ़ते हैं उत्क्षेप की तरफ या प्लवन। प्लवन क्या होता है, द्रव का उत्क्षेप या उत्प्लावन बल। तो जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी हो जाती है। आपने भी देखा होगा जब कभी भी आपने कोई लोटा वगैरह या फिर कुछ भी चीज़ कुआ वगैरह में डाली होगी तो जैसे ही वो डूबती है उसके भार ऑटोमेटिक कम हो जाता है। यह आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु के ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होती है। क्यों होती है, वस्तु के ऊपर लगाए गए बल के कारण होती है। इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। उच्च वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करती है। कौन सा बल कहते हैं, इसे उत्प्लावन बल कहते हैं। इसे उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है।
जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। जल के उत्क्षेपित का अध्ययन, जल के उत्क्षेपित या प्लवन का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था, इसलिए इस सिद्धांत को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ठीक ना, याद रखना। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। भार में यह कमी उसके द्वारा हटाए गए भार के बराबर होती है। इसको ध्यान रखना है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। यह भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए भार के बराबर होती है। ठीक, अब इसके कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है, तो सिद्धांत देख लीजिए। पहला सिद्धांत है, यह ठोस, क्या लिखा है ये, यह ठोस का आपेक्षिक घनत्व बराबर ठोस का वायु में भार बटे जल में ठोस के भार में कमी। ठीक ना। दूसरा है, किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व बराबर द्रव में ठोस के भार में कमी बटे जल के। जो यहाँ पूछा गया है, जैसे यहाँ द्रव पूछा था तो यहाँ द्रव लिखा है ऊपर, देख लीजिए, और यहाँ ठोस पूछा था तो ठोस लिखा है, और कुछ नहीं किया। ठीक ना, इसको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे कि आपेक्षिक घनत्व एक शुद्ध संख्या। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, आपेक्षिक घनत्व क्या है, तो एक शुद्ध संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है, और वहां 3 मात्रक लिख देंगे और 1 लिख देंगे, इनमें से कोई नहीं, तो इसका कोई मात्रक नहीं है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, आपेक्षिक घनत्व बराबर घनत्व बटे वस्तु का घनत्व। अब बढ़ते हैं प्लवन। जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है, डुबोई नहीं डुबोई जाती है, तो उस पर 2 बल कार्य करते हैं। कौन से बल कार्य करते हैं, 2 बल। कौन कौन से, एक बल वस्तु को भार नीचे की ओर, दूसरा बल वस्तु को ऊपर, उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। अब देखिए 2 बार कार्य करते हैं, एक वस्तु को नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर। तो जब कभी भी W बड़ा हो W1 से, अर्थात वस्तु का भार उसके उत्क्षेपण उत्प्लावन बल से अधिक हो, तो इस अवस्था में वस्तु द्रव में डुबोई जाएगी। क्या हो जाएगी, वस्तु द्रव में डूब जाएगी। यदि वस्तु का भार ज्यादा होगा हटाए गए भार से, तो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। देख लीजिए पहली कंडीशन ये दिख रही है। अब दूसरी कंडीशन है, जब W बराबर W, यानी दोनों बराबर हों, दोनों भार एक से बराबर हों, तो वस्तु ना तो डूबेगी और ना ही तैरेगी, तो वस्तु कहाँ जाएगी, बीच में अटकी रहेगी। दिख रही है आपको। तीसरी कंडीशन है, जब वस्तु का भार उस पर लगने वाले उचित या उत्प्लावन बल से कम हो, तो वस्तु क्या करेगी, तैरने लगेगी। देख लीजिए यहाँ तैर रही है वस्तु। आपने देखा होगा मग्गा क्या होता है, इसका उदाहरण है, और पत्थर इसका उदाहरण है, और नाव इसका उदाहरण है। ठीक ना। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाइड्रोमीटर क्या है, लैक्टोमीटर क्या है, और तैरने के नियम क्या है, और मिथकेंद्र क्या है। तो हाइड्रोमीटर से क्या होता है, इससे तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। क्या मापा जाता है, तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। दूसरा देखिए, लैक्टोमीटर क्या होता है, इससे दूध की डिग्री या शुद्धता मापी जाती है। तीसरा देखिए, तैरने के नियम क्या है। तैरने के नियम है, जब वस्तु किसी द्रव में तैरती है तो उसके बाहर उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उसका भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। कथानुसार गुरुत्व केंद्र और हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर होते हैं। क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर मीन्स एक के ऊपर एक। अब बढ़ते आगे, मित केंद्र क्या है। मित केंद्र तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं, केंद्र को कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा, ये ऊर्ध्व लिखा है, ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से प्रारंभ होने रेखा से गुजरती है या काटती है, उसे क्या कहते हैं, मित केंद्र कहते हैं। ठीक ना। अब आते हैं, तैरने वाली वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, गुरुत्व केंद्र के ऊपर, मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है कि कैसा होना चाहिए, तो गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। आखिरी है शब्द कि यदि किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है, तो उसके, ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि यदि किसी वस्तु की में बर्फ लली हुई है और उसमें पानी भरा हुआ है, यदि वो बर्फ पिघल जाती है तो उसके भार, उसके आयतन में, उसकी जो मात्रा है या फिर उसके जो श्रेणी या वगैरह उसको कहते हैं अपन, जैसे उसकी जो उसका पात्र है, स्तर, जल का स्तर में कोई परिवर्तन होगा कि नहीं, तो नहीं होगा। इसको ध्यान रखना है। बस यही आपका आज का लेक्चर था। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक ना। तो मेरा आज ये थोड़ा मैं जल्दी है इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ आज थोड़ा अच्छे से। ठीक ना। तो इसको ध्यान रखना है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने इसमें सारी चीज़ें लिख दी हैं, बस आपको लिख कर याद करना है। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं कल।